कल रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब 7 बजे होंगे। शाम को मोबाइल बजा, उठाया तो उधर से रोने की आवाज़ आई। मैंने शांत कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या? उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकती हैं? मैंने कहा, आप परेशानी बताइए और भाई साहब कहाँ हैं? माताजी किधर हैं? आखिर हुआ क्या? लेकिन उधर से केवल एक ही रट कि आप आइए ना। मैंने आश्वासन दिया कि कम से कम 1 घंटा लगेगा। जैसे-तैसे पूरी घबराहट से मैं पहुंचा, देखा तो भाई साहब सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना-चीखना कर रही हैं। 3 साल का बेटा भी परेशान है। 9 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा, आखिर क्या बात है भाई साहब? कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के पेपर, ये कोर्ट से तैयार करा के लाए हैं। मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। प्रथम दृष्टि में मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा कि दादी किधर हैं? बच्चों ने बताया, पापा ने उन्हें 3 दिन के लिए नोएडा के वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया है। घर के नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को बहुत कोशिशें की पिलाने की, लेकिन उन्होंने नहीं पिया और कुछ ही देर में वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट-फूट कर रोने लगे। बोले, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबत हो गई कि ने कसम खा लिया कि मैं माताजी का ध्यान नहीं रख सकती, ना तो उनसे बात कर सकती और न ही बच्चे को बात करने देती। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ खूब रोती थी। नौकर तक भी यहाँ अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया, बेटा तुम मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिशें की पूरी फैमिली समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह से बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं मैनेज हूँ। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ देती थी। उस माँ को मैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक-एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं 10वीं की परीक्षा में अपीयर होने वाला था, माँ मेरे साथ रात-रात भर बैठी रहती। एक बार माँ को बहुत फीवर हुआ, मैं तभी स्कूल से आ गया था। उनका शरीर गर्म था, तप रहा था। मैंने माँ से कहा, माँ तुझे तो फीवर है। हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी ना, इसलिए शरीर गर्म लग रहा होगा। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में एलएलबी तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी, कहती थी कि मेरे बेटे का टाइम खराब ना हो जाए। बोलिए, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपनी बीवी का और बच्चों का क्या होंगे? हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों से हवाले कर दिए हैं आए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी के लिए भला क्या कर सकता हूँ? आज़ादी मगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है, तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी बिना बाप के पल जाएंगे। इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूँगा। कम से कम माँ के साथ तो रह सकता हूँ। और इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर हैं, तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ भी होगी। जितना बोलते उससे ज़्यादा रो रहे थे। बातें करते करते रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनके भाव भी प्राय और गलानी से भरे हुए थे, और वो भी इस बात की टेंशन में थी कि ये मुझे अब तलाक देने जा रहे हैं। मैंने ड्राइवर से कहा,
अभी हम लोग नोएडा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे हम सारे लोग नोएडा पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खोला। भाई साहब ने उस गेट की पर के पैर पकड़ लिए और बोले, मेरी माँ कहाँ है? मैं उनको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा, क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या न्याय करेंगे? इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वह अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो वार्डन थी। बड़े कातर शब्दों में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं मार दे तो मैं अपनी ईश्वर को क्या जवाब दूंगी? मैंने सिस्टर से कहा कि आप विश्वास करिए, ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह उनके कमरे में ले गए। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। केवल एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है और वो भी माँ जी के बगल में, जैसे किसी बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखी तो लगा कि बात न खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपके लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़ के रोने लगी। आसपास के कमरे में और भी बुजुर्ग लोग थे। सब लोग जाग गए। उनकी भी आंखें नम हो गईं। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छुड़ा पाकर सब लोग इस आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत रहे, लेकिन भाई साहब और माता जी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते करीब 3:45 हो गया। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और दृश्य घूमते रहे। माँ केवल माँ है, उसको मरने से पहले ना मारे। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा ना होने दे। अगर वह कमजोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमजोर हो जाएगी। बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है, किसी से छुपा नहीं। अगर उसकी परिचित परिवार में ऐसी कोई समस्या हो तो उसको ये जरूर पढ़ाएं, बात को प्रभावी ढंग से समझाएं। कुछ भी करे लेकिन हमारी जननी को बेसहारा बेघर ना होने दे। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज जन्मों तक रहेगा। यकीन मानना सब होगा, तुम्हारे पास सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। उस आंचल को बिखरने मत देना मेरे दोस्त।